हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे जो हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियों के नाम से आप जानते हैं। जैसे हिंदी का पेपर होता है तो मुहावरे, लोकोक्ति, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से आजकल इंग्लिश के ज़्यादातर पेपर जो भी होते हैं, सारे एग्जाम में आइडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। उनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं हर एग्जाम में। आइए फ्रेंड, आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। आज मेन आइडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे होते हैं वैसे तो, कुछ उनमें से आज को देखते हैं। फ्रेंड, एक्सरसाइज 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें तो टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, ये जो अंडरलाइन हो रहा है, इससे हमको देखना है कि इसका अर्थ क्या है। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है फ्रेंड, एक ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर में यानी साहित्य में निपुण होता है ना, साहित्य में प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, यानी साहित्यिक कला में विशेषज्ञ व्यक्ति, ठीक है ना, इसे कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। दूसरा क्वेश्चन देखें फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। उसके मित्रों ने बच्चे की पिटाई कर दी, ठीक है ना, बीट यानी पिटाई करना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, जैसे हिंदी में कहते हैं पुराना हिसाब चुकता करना, है ना। पुराना हिसाब चुकता करना मतलब बदला लेना। बदला लेने को फ्रेंड कहते हैं टू टेक रेवेंज। सही ऑप्शन आएगा बी वाला, टू टेक रेवेंज। थर्ड नंबर देखिए फ्रेंड, चिंतन इज सो इनोसेंट। इनोसेंट यानी होता मासूम, निर्दोष। चिंतन इतना मासूम है कि, सो दैट, चिंतन इतना मासूम है कि ही वियर्स हिज हार्ट इन स्लीप। चिंतन इतना मासूम है कि वो अपना दिल जो है हथेली पर लेकर के चलता है ना। वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव, ये अंडरलाइन जो हो रहा है ये फ्रेज है, इसका अर्थ देखना रहता है। वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव, स्लीव आस्तीन जो रहती है इसको स्लीव कहते हैं, है ना। दिल आस्तीन में लेकर के चलना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की हर बात जो है वो किसी को भी बता देता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो खुले मन का है, जो कुछ बात नहीं छुपाता। इन चारों ऑप्शन में से देखें फ्रेंड, पहला जो दिया वियर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, ऐसी ड्रेस पहनता है जो मैच नहीं करती, गलत है। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, खुले मन से जो है अपनी फीलिंग्स को बताता है, ये कुछ हद तक सही है। वियर्स कलरफुल ड्रेसेस, कलरफुल यानी रंगीन कपड़े पहनता है, ऐसा कुछ नहीं। एक्सप्रेसेस फीलिंग विद द शेप ऑफ ए हार्ट, अपने बातों को इस तरह से बताता है कि शेप ऑफ हार्ट बन जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है। तो सही आंसर आएगा बी वाला। फोर्थ नंबर देखें फ्रेंड, इट वाज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अ रेड लेटर डे, ये बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है इसको हर एग्जाम में। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देखें फ्रेंड, ये दुनिया के इतिहास में एक रेड लेटर डे। एक रेड लेटर डे का मतलब होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, कोई महत्वपूर्ण दिन। उदाहरण में देखिए यहाँ, डे विद ब्लड सेड, एक दिन जिसमें खून बहाया गया था। अ डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, एक खतरनाक नोट यानी बिंदु, अबाउट द डिस्ट्रक्शन, विनाश के बारे में, ये भी गलत। अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, एक दिन जो यादगार है किसी खुशनुमा पल के लिए, ये सही है। अ डे विद लव एंड वार्म, एक प्रेम और गर्म जोशी का दिन, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो सही आंसर आएगा सी वाला। फिफ्थ नंबर देखें फ्रेंड, द पुअर सबॉर्डिनेट्स
आर मेड स्केप गोड्स बाय देयर सुपीरियर्स। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है किसी के नीचे जो काम करता है, जैसे मैनेजर है और मैनेजर के नीचे उसके जो जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे क्लर्क है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो इन्हें कहते हैं सबॉर्डिनेट। पुअर का फ्रेंड यहाँ अर्थ जो निकल रहा है बेचारा, ना कि गरीब, है ना। कई बार पुअर का मतलब गरीब नहीं निकलता, बेचारा। जैसे अपन किसी के बारे में कहते हैं बेचारा राहुल, बेचारी लड़की। तो बेचारे सबॉर्डिनेट्स को स्कैप गॉड बनाया जाता है उनके सुपीरियर्स के द्वारा। देखिए गॉड यानी होता है फ्रेंड बकरी या बकरा। जैसे हिंदी में कहावत होती है बलि का बकरा। बलि का बकरा मतलब होता है जैसे गलती किसी और ने की और उसकी सजा किसी दूसरे को मिल रही है। जैसे आपके मैनेजर ने गलती करी और उसका आरोप आपके ऊपर लगा दिया, तो उसे कहते हैं बलि का बकरा बना दिया। बस स्कैप गॉड का यही अर्थ होता है, किसी दूसरे के किए गए कार्य की सजा पाना। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखें तो ए वाला आना चाहिए, पनिश्ड फॉर अदर्स। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अदर्स है ना, दूसरों, दूसरों की गलती, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। अदर्स मिसडीड्स, मिसडीड्स यानी होता है बुरे काम, दूसरे के बुरे कामों के लिए सजा पाना। फ्रेंड अगर आप एक बार इनको सीख लेंगे तो ये बहुत आसान होते हैं और इनमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, ज़्यादातर गलत होने का चांसेस नहीं रहता। बस आपको पता है तो आप आराम से 4 ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। 6 नंबर देखें, फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पाइनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। देखिए फ्रेंड एलिज्ड, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है तथा कथित। तथा कथित, इन्वॉल्वमेंट यानी होता है शामिल होना, एस्पाइनेज यानी होता है जासूसी। अब इस पूरे का अर्थ देखें तो उसके कथित शामिल होने के, उसके जासूसी में कथित रूप से शामिल होने के लिए आजकल दीज डेज, इन दिनों, वह अंडर ए क्लाउड है। उसके तथाकथित जासूसी में शामिल होने के कारण वह आजकल अंडर अ क्लाउड है। इतना अगर आपने अर्थ निकाल लिया तो इससे ही समझ में आ रहा है कि अंडर अ क्लाउड का मतलब है वो संदेह के घेरे में, यानी उसके ऊपर संदेह किया जा रहा है। तो अंडर सस्पिशन का यही अर्थ होता है। सस्पिशन यानी होता है संदेह, शंका। 7 नंबर देखें फ्रेंड, वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज ऑफ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ। देखिए फ्लॉगिंग, फ्लॉग यानी होता है कोड़े मारना, कोड़े मारते हैं। डेड यानी मरा हुआ, हॉर्स यानी घोड़ा। अपील यानी होता है प्रार्थना करना। अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। फ्रेंड्स ये कुछ मीनिंग्स वोकेबलरी को आप बढ़ाएंगे अपनी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप पैसेज घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उनमें जितने भी मीनिंग आ रहे हैं उनको डिक्शनरी एक डाउनलोड कर लीजिए, कोई सी भी, आपके मोबाइल की सुविधा है आपके पास। उस डिक्शनरी से आप जब पैसेज घर पे कोई सा भी पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, उसमें जितने भी मीनिंग आ रहे हैं उन मीनिंग्स को देखिए। जो आपको नहीं आते हैं वो सारे मीनिंग देखिए। हो सके तो एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें आप लिखते जाइए जो जो मीनिंग आपको नहीं आते। धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी सुधरेगी, यानी आपकी मीनिंग्स का जो भंडार है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे मीनिंग आ जाते हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। अब अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर हमको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस पूरे का अर्थ निकालें तो हमने उससे बार बार प्रार्थना की है। देयर इज नो यूज, कोई मतलब नहीं है एक मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने का। हमने उसे बार बार ये समझाया है कि अब मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने का कोई फायदा नहीं है ना। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स,
इसका मतलब होता है ऐसा काम करना जिसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसे काम में आप अपना प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। डी वाला आना चाहिए, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। समय बर्बाद करना एक यूजलेस एफर्ट, एफर्ट यानी तो प्रयास, एक बेकार के प्रयास में समय बर्बाद करना। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रैच्ड ऑफ द अर्थ। रैच्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी, वंचित, पीड़ित, इनको कहते हैं रैच्ड। यहाँ अर्थ का मतलब निकलेगा दुनिया। कई बार दुनिया के लिए आजकल प्लेनेट या अर्थ इस तरह से लिख देते हैं। हमें दुनिया के दुखी वंचित लोगों को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, है ना, ये अर्थ है इसका। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है फ्रेंड किसी का तिरस्कार करना, किसी को तिरस्कार की नज़र से देखना या उसको नीची नज़र से देखना, धिक्कारना किसी को, तिरस्कार की नज़र से देखना। इसमें आप देखें तो रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, इसका यही मतलब। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, रिगार्ड यानी होता है सम्मान देना, कंटेम्प्ट यानी होता है अपमान करना, यानी किसी को अपमान की नज़र से देखना, तिरस्कार करना। 9 नंबर देखिए फ्रेंड, बिकॉज ऑफ हिज मिस बिहेवियर। देखिए मिस बिहेवियर, बिहेवियर यानी होता है व्यवहार, और मिस और लगा दिया इसका आगे तो अर्थ हो जाएगा दुर्व्यवहार। बिकॉज ऑफ, इस पूरे का मतलब होता है के कारण, उसके दुर्व्यवहार के कारण ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। ही इज बाउंड, देखिए फ्रेंड इस तरह से जब भी लिखा जाता है ही इज बाउंड टू रिएक्ट, ही इज बाउंड टू फेस, तो बाउंड का मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा होगा। जैसे कहते हैं आप उसको छेड़ोगे तो निश्चित रूप से वो विरोध करेगा। तो ये लिखने का एक तरीका है। फ्रेज यहाँ पे जो है वो टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का 2-3 तरह से प्रयोग होता है। टू फेस द म्यूजिक का एक तो अर्थ होता है परिणाम भुगतना, जैसे आपने कोई गलती करी और उसमें लिखा है कि आपने गलती की है तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरा इसका अर्थ निकलता है डांट खाना। कोई बच्चे ने गलती करी और अपन कहते हैं अब यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी कि अब तुम्हें डांट पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए गेट रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंड का यही अर्थ होता है डांटना, फटकारना। गेट रेप्रीमेंडेड मतलब होता है डांट पड़ना। 10 नंबर देखिए फ्रेंड, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ। इस पूरे का मतलब होता है के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ। डिसरप्ट यानी होता है अचानक से रुक जाना किसी चीज का। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, फैक्ट्री का कामकाज अचानक से रुक गया, ठीक है ना। और टोकन स्ट्राइक, एक टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स, मजदूरों के द्वारा एक टोकन स्ट्राइक के कारण फैक्ट्री का कामकाज अचानक से रुक गया मजदूरों की एक टोकन स्ट्राइक के कारण। फ्रेंड टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है एक हड़ताल जो की जाती है वो चेतावनी के रूप में, चेतावनी के रूप में थोड़े समय के लिए मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं, इसे कहते हैं टोकन स्ट्राइक। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका जो है शॉर्ट स्ट्राइक, एक छोटी हड़ताल, हेल्ड एज ए वार्निंग, जो एक चेतावनी के रूप में की जाती है। थोड़े समय के लिए काम बंद कर देते हैं एक चेतावनी के रूप में कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर हम लंबी हड़ताल पे चले जाएंगे, इसे कहते हैं टोकन स्ट्राइक। 12 नंबर देखिए फ्रेंड, दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। वो जो फिट्स एंड स्टार्ट्स से काम करते हैं उन्हें शायद ही कभी अच्छे परिणाम मिलते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स रुक रुक कर, यानी अनियमित रूप से, कभी काम करा कभी नहीं करा,
कभी करा कभी नहीं करा, रुक रुक के काम हो रहा है, अनियमित इरेगुलर वे में जो काम होता है, इसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो आंसर आएगा इरेगुलरली, अनियमित रूप से। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, द न्यू मैनेजर थॉट दैट वी शुड गिव एम्प्लॉइज इनफ रोप फॉर द फर्स्ट 6 months, आफ्टर विच ही वी वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ। नए मैनेजर को लगा कि वह पहले 6 महीने, है ना, फर्स्ट 6 month, पहले 6 महीने कर्मचारियों को इनफ रोप देगा और उसके बाद वो स्वयं काम को चेक करेगा। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका हिंदी में अर्थ। इनफ रोप, देखिए रोप यानी होता है रस्सी, किसी को इनफ रोप देने का मतलब है उसे पर्याप्त आज़ादी दे देना। जैसे गाय बैल को हम रस्सी से बांधते हैं, है ना, उसी से ये कहावत बनी है, एक लंबी रस्सी दे दी जाए कि जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाओ। इसी तरह से जब कर्मचारियों को आज़ादी दे दी जाती है कि जैसा आपकी मर्जी है वैसा आप काम करिए, बट रिजल्ट सही आना चाहिए, यानी काम करने की पूरी स्वतंत्रता देना कि वो अपने मन से अपना काम कर सकें, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना, बस रिजल्ट सही आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए तो इनफ फ्रीडम, ये थोड़ा सा गलत छपा है, फ्रीडम की स्पेलिंग ये होना चाहिए, इनफ फ्रीडम, ये थोड़ा सा गलत छपा है। ठीक है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ये सही आंसर है। ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब, और पूरी तरह से एट सी था जब उसने अपनी नई नौकरी की शुरुआत की। एट सी का मतलब होता है फ्रेंड घबराया हुआ होना, दुविधा में होना, असमंजस में होना। तो इसका आंसर आएगा पजल्ड। ऑल एट सी मतलब ऑल पजल्ड कह सकते हैं, पजल्ड था यानी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। 15 नंबर देखिए फ्रेंड, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉशियस वर्कर्स डिसगस्टेड। बॉस के स्वीपिंग स्टेटमेंट ने जो चौकन्ने मजदूर थे उन्हें डिसगस्टेड कर दिया, उन्हें उन्हें मतलब नाराज कर दिया, एक तरह से क्रोधित कर दिया। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है एक सामान्य वक्तव्य, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, ऐसा वक्तव्य जो सभी के लिए कहा जाता है। जनरलाइज्ड का मतलब है जो हर व्यक्ति के लिए एक समान है। जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन का मतलब हिंदी में कहें तो आम चुनाव, यानी सबके लिए एक सा है, उसी अर्थ में ले रहे हैं जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। 60 नंबर देखिए फ्रेंड, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। फसलों का लगातार, सक्सेसिव यानी साल दर साल, साल दर साल फसलों का असफल होना ने किसानों को डाल दिया इन अ टाइट कॉर्नर, किसानों के इन अ टाइट कॉर्नर की स्थिति में डाल दिया। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब है फ्रेंड एक मुश्किल परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आंसर आएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 70 नंबर देखें फ्रेंड, द एफर्ट ऑफ ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। ये बहुत ही अच्छा आइडिया में जो बहुत पूछा जाता है, बहुत आता है, कईयों बार आ चुका है ये एसएससी एनडीए वगैरह के एग्जाम में। अ वाइल्ड गूस चेज, एक जंगली हंस का पीछा करना। कल्प्रेट यानी होता है अपराधी, ट्रेस यानी होता है पता लगाना, और एफर्ट यानी होता है प्रयास। अब पूरे का अर्थ निकालने के, अपराधी को ढूंढने का प्रयास एक वाइल्ड गूस चेज साबित हुआ ना। जंगली, जैसे हिंदी में कहावत होती है जंगली मृग का पीछा करना, है ना, मृग मरीचिका, यानी कि ऐसी चीज का पीछा करना जिससे कोई फल नहीं मिलेगा, निष्फल प्रयास करना, ऐसा काम या ऐसा प्रयास करना जिसका आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, निष्फल प्रयास। फ्यूटाइल सर्च,
फर्टाइल सर्च का यही अर्थ होता है निष्फल, निष्फल खोज। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, कहानी डज नॉट होल्ड वाटर, कहानी पानी नहीं पकड़ती है, ये कहावत है, डज नॉट होल्ड वाटर। कई बार इस तरह की कोई कहानी सुनाता है व्यक्ति कि मैं एक बार यहाँ गया था और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अपन कहते हैं अरे क्या बकवास, इस कहानी में कोई दम नहीं है, ये एक मनगढ़ंत तो झूठी कहानी है। ऐसी कहानी जो आपको सुन के लगता है कि मनगढ़ंत है, झूठी, ठीक है ना, इसे कहते हैं डज नॉट होल्ड वाटर, यानी ऐसी कहानी जिस पर विश्वास नहीं करते, कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, राज कुडंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कप। राज बिल का भुगतान नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ओनर यानी मालिक से कहा कि वो उसे ऑन द कफ कर दे। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार कर लेना या उधारी में लिख लेना। उधारी एक खाता होता है, राज बिल नहीं चुका सकता तो उसने कहा कि इसे उधारी में लिख लीजिए, ठीक है ना। तो क्रेडिट का यही अर्थ होता है फ्रेंड, उधारी, ठीक है ना, टू पुट इट ऑन क्रेडिट। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट लाई, उसका स्टेटमेंट वक्तव्य जो है पूरी तरह से आउट एंड आउट यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली, अ लाई एक झूठ है, तो आंसर आ जाएगा टोटली, आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली, टोटली। 21 नंबर देखिए फ्रेंड, द लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। लग्जरी कार यानी एक विलासितापूर्ण, एक बहुत महंगी कार, एक्सपेंसिव भी कहते हैं जिसे, एक महंगी कार जो उन्होंने खरीदी थी वो एक सफ़ेद हाथी साबित हुई। हिंदी में भी ये कहावत बोली जाती है फ्रेंड, सफ़ेद हाथी पाल लेना। सफ़ेद हाथी पाल लेने का मतलब होता है कि कोई ऐसी महंगी चीज़ हमने खरीद ली जो शौक शौक में तो खरीद ली, लेकिन बाद में लगता है कि बहुत सारा पैसा व्यर्थ चला गया, अब उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, बल्कि उसका रख रखाव बहुत महंगा पड़ रहा है। जैसे सपोज करें कि कोई व्यक्ति बहुत महंगा एक कोई जैसे ट्रक या बस खरीद ले या कार ही खरीद ले, बहुत महंगी करोड़ों की कार है, लेकिन खरीदने के बाद उसका उपयोग नहीं हो पा रहा और वो रखी हुई है। अब रखी है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, ये आपका बेकार में जा रहा है, पैसा जो इतना सारा चला गया वो तो चला ही गया, मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ रहा है। इसे कहते हैं सफ़ेद हाथी पाल लेना। तो एक कॉस्टली और ट्रबलसम पोसेशन, एक परेशानी से भरी हुई चीज़ जिसका होने से आपको सुविधा तो नहीं हो रही बल्कि परेशानी और हो रही। यू आर इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। यदि आप फेयर एंड स्क्वायर हैं अपने काम में तो आप निश्चित रूप से प्रॉस्पर करेंगे। प्रॉस्पर यानी होता है समृद्ध होना, है ना, समृद्ध होना, धनवान होना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी पूर्ण व्यवहार। यदि आपका ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है अपने काम में तो आप निश्चित रूप से प्रॉस्पर होंगे। तो आंसर आएगा ऑनेस्ट। फ्रेंड, आइडियम फ्रेजेस जो पहली बार पढ़ते हैं केवल उन्हें ही कठिन लगते हैं। जब एक बार आप इनको पढ़ लेंगे तो जब ये परीक्षा में आएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है और ये नंबर जितनी आसानी से मिल रहे हैं उतनी आसानी से दूसरे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि आपको जब पता होता है तो आप 4 में से एक आंसर तुरंत ढूंढ लेते हैं, तो बहुत आसानी से वो नंबर मिल जाता है। जबकि यही पैसेज करने में और मेहनत ज़्यादा लगती है, गलत होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं, जबकि इसमें तो श्योर एंड श्योर आपका सही होता ही होता है ज़्यादातर।